अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज़ कर सकता है। सो इसमें आपके पास कोई ऐसा हो कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, ठीक है, कि वो कार्बोनाइल को या उसका रेजोनेटिंग फॉर्म उसमें पॉसिबल हो, तो वो भी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्टेबलाइजेशन फैक्टर जो है वो एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो स्टेबलाइज करते हैं। कहीं जाके आपका फ्री रेडिकल होता है, वो स्टेबलाइजेशन फैक्टर हो सकता है। सो डिपेंड करता है हर दफ़ा मुख्तलिफ कंडीशंस पे कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, वहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है वो इजीली बनता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है ये ऑक्सीजन की जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन केस ये एसेलियम आयन बना देता है। सो एसेलियम आयन जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है इस रिएक्शन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसके ऊपर ये जो कार्बन इसके ऊपर दोबारा अटैक आराम से हो सकता है और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसाइड हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्कोहल को एसिड के साथ अटैक करके सुपर एसिड के साथ और उसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया जा रहा है ऐसे। अब ये मुख्तलिफ रिएक्शन दिए गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अब जो मैंने बात की थी आपसे कि SN1 और SN2 के थ्रू ये प्रोसीड कर सकता है। SN2 ये होता है कि इट इज़ SN2 इज़ अ बाइमोलिक्यूलर SN2 reaction is a bimolecular nucleophilic substitution reaction where two of the molecules participate in the rate determining step। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसके ऊपर एक ही स्टेप में अटैक करते हैं, वो एक ही स्टेप में वो लिविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। सो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि एक ही दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगल स्टेप में ये हो जाता है। इसमें कमिंग ग्रुप अटैक भी करते हैं और लिविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है। इसका अगर हम मैकेनिज्म देख लें कि किस तरीके से ये हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिसपे गुड लिविंग ग्रुप अटैच है। सो इस कार्बन के ऊपर जब अटैक करता है सामने से ये पुश करते हैं, ये बैक से इसको पुश करता है और ये सामने से गुड लिविंग ग्रुप का जो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और वो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन गुड लिविंग ग्रुप चला जाता है। सो ये इसका आप देख सकते हैं ग्राफ है कि किस तरीके से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेटल जो है लीव कर रहा है इतनी क्वांटिटी, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन से आ रहा है। दूसरा तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आप देखें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा क्योंकि सबस्ट्रेट भी होता है और रिएजेंट दोनों, तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये दोनों यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो फॉर्मेशन एक दफ़ा से अटैक भी होता है, अगली दफ़ा वो लीव भी कर जाते हैं, दोनों एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा काइनेटिक्स फॉर द अच्छा SN1, एक तो ये तो हो गया SN2 रिएक्शन। दूसरा है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होते हैं दे आर यूनिमोलिकुलर टू स्टेप रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर टू स्टेप रिएक्शंस। इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है जो कि होता है आपका सबस्ट्रेट, और फिर वो सबस्ट्रेट लीव कर जाता है और फिर अगले स्टेप में फिर क्या होता है कि कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होता है उसका कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप पहला आयोनाइजेशन स्टेप है। वजह क्या है, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट विल बी योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
स्लोएस्ट स्टेप इसमें आयनाइजेशन है, क्योंकि आराम के साथ ये टूट जाता है और ये थोड़ा स्लो स्टेप है। उसके बाद जब एक दफ़ा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर कमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, ये फास्ट स्टेप होता है। तो इस वजह से पहला वाला जो स्टेप होगा दैट विल बी योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसमें चूंकि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो इसी वजह से इसको यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जबकि SN2 में देखा हमने कि उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन वो कंसंट्रेशन बोथ दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और कमिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि टर्शी ब्यूटाइल वर्सेस, यानी अगर हम टर्शी ब्यूटाइल की कंसंट्रेशन देखें रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ, तो ये डायरेक्टली मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसी रेट को हम देखें कि दूसरा जो हमारा वो है सब रिएजेंट है, तो उसके कंसंट्रेशन से रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना रिएक्शन फास्ट होता है ना स्लो होता है। देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द जो रिएजेंट है। Only the substrate participate in the rate determining step. So ये इसके मुख्तलिफ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स और ये किस तरीके से इन्होंने दी हुए है, सारा कुछ इसमें इन्होंने समझा दिया है। अच्छा जी, सो जैसे मैं कह रहा था आपको कि SN2 होना है। अच्छा, जो मैंने जैसे बताया कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं या प्राइमरी, तो उसमें तो क्लियर होता है कि SN2 फॉलो करेगा। SN टर्शी में पता चल जाता है कि SN1 को फॉलो करेगा। कभी कभी हमारे पास कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे लिए फैसला मुश्किल हो जाता है कि SN1 करेगा कि SN2। उसमें हमें कंडीशन को देखना चाहिए। अब कंडीशन अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है तो हमें कहना चाहिए कि SN1 जाएगा, और अगर कंडीशन जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी उसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है और दूसरी भी कंडीशन वो फेवर कर रहा है गुड लिविंग ग्रुप को और उसमें आसान है एक ही स्टेप में होना, तो फिर उस सूरत में हम कहेंगे कि ये SN2 को ही डेफिनेटली फॉलो करेगा। सो इसके कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे आपको समझाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप SN1 या SN2 को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको बता दी गई है। स्टेबिलिटी भी बताई गई है कि किस तरीके से ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन किसको मिलती है। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टेबलाइजेशन डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है। समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि जो ऑर्बिटल्स होता है इसको आपने ये सेंटर में होता है, बाकी जो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं कार्बोकेटायन में वो प्लेनर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है जी। इसमें इन्होंने ये ऑर्बिटल्स को ना sp3 बना दिया है। कभी भी आपका जो कार्बोकेटायन होता है वो sp3 नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है sp2 होता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सीख ले। इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है कि कौन कौन से एलिलिक और बेंजेलिक कैटायन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। सो एलिलिक जब भी आप किसी का मुआवजा करें तो आप उसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, जिनके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि रेजोनेंस में अगर गैप देखें, ये भी एक फैक्टर होता है। देखिए ये देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब आप देखते हैं ना, तो इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कितना एक दूसरे से दूर है। इससे भी ये भी स्टेबिलिटी फैक्टर हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो डिसाइड कर सकते हैं उसे। अब हो जाए कि तो आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, जहाँ कहीं ज़्यादा बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। सो इस तरीके से ये था आज मुख्तलिफ ये एग्जाम्पल इन्होंने ट्राई किया। बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजेलिक में बन रहा है जो कि जाहिर करता है कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। टर्शरी में इन्होंने कैसे किस तरीके से पहले जो है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसका
ये जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।